हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का तनु क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट यानी वीवीआई क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के। यहां से आपको डायरेक्टली सेम टू सेम क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि जो आपका जो क्वेश्चन होता है 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू जो होता है, उसमें सभी क्वेश्चन टफ नहीं होते। उसमें केवल जो होते हैं वो 20 क्वेश्चन जो होता है उनका थोड़ा सा लेवल हाई होता है, और बाकी 50 जो क्वेश्चन होते हैं वो काफी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब तक आप सिंपल क्वेश्चन में पकड़ नहीं बनाएंगे, यानी आपका जब तक बेस मजबूत नहीं होगा, तब तक आप ये सब क्वेश्चन में कैच नहीं कर पाएंगे, ये सब क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब सिंपल क्वेश्चन में भी पकड़ होना बहुत जरूरी है। यहां से आपको क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, यहाँ दोनों टाइप के क्वेश्चन, आपका सिंपल क्वेश्चन भी थोड़ा सा हाई लेवल है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे आप, और सभी क्वेश्चन का आंसर को मेरे साथ कमेंट करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्योंकि कमेंट करने से क्या होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा सा हाई होता है। तो चलिए, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कीट परागित पुष्प तथा परागणकर्ता में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? सहकारिता वाला, या फिर सहभोजिता, या फिर सहकारिता, या फिर सह विकास। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सहोपकारिता यानी जो इसमें संबंध पाया जाता है, इसमें जो रिलेशन होता है ना, कीट परागित पुष्प। देखिए, कीट परागित पुष्प और परागणकर्ता, ठीक है, यानी परागण जो करता है, यानी जो परागण क्रिया को डन करता है, ठीक है, यानी जो उसको निभाता है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच जो संबंध होते हैं, सहोपकारिता वाला रिलेशन पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। काफी सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न में से अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं। तो अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग कौन करते हैं? सहपोषी, अपघटक, या फिर मृत्युजयी, या फिर विषमपोषी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि विषमपोषी जो होते हैं, यानी स्वपोषी का मतलब क्या होता है? स्वपोषण यानी खुद से पोषण का निर्माण करता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता। ठीक है, पेड़ पौधे क्या है? स्वपोषी है। तो ये जो होता है अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करता है। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। देखिए, क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अत्यधिक निक्षालन के फलस्वरूप Fe तथा Al यानी फेरम और एल्यूमिनियम धनी मृदा क्या कहलाती है? लेटराइट, अपघटक, या फिर मृत्युजयी, या फिर विषमपोषी। तो इसको जो कहते हैं ना, लेटराइट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लेटराइट नाम दिया गया। अत्यधिक निक्षालन यानी सबसे ज्यादा निक्षालन के जो उपरांत Fe और Al धनी मृदा को क्या कहते हैं? लेटराइट कहते हैं। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, याद रखेंगे, चांस ज्यादा है। ठीक है, ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। होता है ना, प्रीवियस में भी पूछा गया क्वेश्चन है, वही सेम टू सेम उठा के पूछ देता है। ये तो बिहार बोर्ड की खासियत है। उठा के देख लीजिए आप क्वेश्चन बैंक 2009 से 2021 तक, यही देखने के लिए मिलेंगे आपको। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है कि आयु संरचना का ज्यामितीय निरूपण किसकी विशिष्टता है? विशिष्टता का मतलब होता है खासियत, यानी एक तरह से प्रॉपर्टी। आयु संरचना का ज्यामितीय निरूपण, तो ज्यामितीय निरूपण यानी आयु संरचना तो होता है ना, इसको ज्यामिति के आधार पर भी इसको दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, निरूपित किया जाता है। तो ये जो खासियत है ना, तो इसको क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो ये जो कहते जाते हैं इसको समष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं? इसकी विशिष्टता है समष्टि की विशिष्टता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है आहार श्रृंखलागत होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखलागत होता है। तो इसका डायरेक्शन आपको पूछा गया। तो ये जो डायरेक्शन होता है ना, एक दिशीय यानी यूनि डायरेक्शन होता है। क्या होता है? यूनि डायरेक्शन। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि बाघ उपभोक्ता है, तो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। बाघ जो उपभोक्ता है किस श्रेणी का? द्वितीय श्रेणी का। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा सिक्स नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 तालाब द्वारा निरूपित पारिस्थितिक तंत्र जो होते हैं लैंटिक होते हैं, लोटिक होते हैं, जैरिक होते हैं, फिर वैदिक होते हैं। तो तालाब द्वारा जो निरूपित पारिस्थितिक तंत्र होता है, पारिस्थितिक तंत्र का मतलब समझते हैं ना, यानी उसमें अलग अलग जीव जंतु पाए जाते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु, यानी डाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, तो एक तरह से पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है तालाब द्वारा। ठीक है, तो ये जो होते हैं वैदिक होते हैं। क्या होते हैं? वैदिक होते हैं। सॉरी ये जो होते हैं लैंटिक होते हैं। क्या होते हैं? लैंटिक होते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा सेवंथ नंबर क्वेश्चन का। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है कि समुद्र तल पर रहने वाले जो जीव होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो समुद्र के तल जो होते हैं उसके लेवल पर जो जीव रहते हैं उसको कहते हैं वैदिक। क्या कहते हैं? उसको वैदिक कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है कि वायुमंडलीय आर्द्रता को किससे मापा जाता है? वायुमंडलीय आर्द्रता को जो मापा जाता है हैग्रोमीटर, किससे? हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। किससे? हाइग्रोमीटर से इसको मापा जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा नाइन्थ नंबर क्वेश्चन का। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में है? असम में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार में। तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि जो गेंडा अभ्यारण्य आता है वो किसके अंतर्गत? असम के अंतर्गत आता है। असम राज्य में यह है। ठीक है, गेंडा अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 11 विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट की जो संख्या है वो कितनी है? टोटल कितनी है वो संख्या पूछा गया। तो टोटल अभी जो वर्ल्ड में प्रेजेंट है 34। कितना? 34, यानी जैव विविधता हॉटस्पॉट की जो संख्या है दुनिया में, पूरे दुनिया में 34 यानी केवल 34 है। यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें नंबर क्वेश्चन का। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपका स्क्रीन पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया था, यानी इनको जो लागू किया गया था या फिर इनको पास जो किया गया था, कौन सा साल किया गया था? ये आपको पूछा गया 1972 में, 1981, 1986, फिर 1991 में। तो ये जो पारित किया गया था ये किया गया था 1972 में। कब किया गया था? 1972 में ये पारित किया गया था वन्य जीव अधिनियम संरक्षण। ठीक है, तब इसको पारित करके तभी तो ये किया गया। यानी बहुत सारे, इससे पहले क्या होता था कि वन्य जीव में होते थे ना, कोई भी जाकर के उनको शिकार करते थे, उनको मार के खा जाते थे। ठीक है, लेकिन अब ऐसा
ऐसा नहीं होगा क्योंकि 1972 में कानून पास कर दिया गया वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, यानी ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी वो क्या है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को कई बार कहा है कि पैवो क्रिस्टेसस जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, यानी जो मोर नाम है उसका क्या नाम है, पैवो क्रिस्टेसस, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष क्या पूछ रहा है कि निम्न में से किस राष्ट्रीय पार्क में चीता निवास नहीं करता है। तो चीता को नहीं पाया जाता है या फिर निवास नहीं करता है, फिर राष्ट्रीय पार्क में चीता को रखा नहीं जाता, वो आपको बताना है। तो ये जो राष्ट्रीय पार्क है इसका नाम है गिर, यानी गिर अभयारण्य में, गिर राष्ट्रीय पार्क में चीता निवास नहीं करता, कोई चीता नहीं पाए जाते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछ रहा है कि प्रकाश रासायनिक धूमकोरा में धूमकोरा इनमें से किससे बनता है, यानी प्रकाश रासायनिक धूमकोरा जो निर्माण होता है तो किससे इसका निर्माण होता है। तो ये जो बनता है ना, ये ओजोन पैन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से, किससे, ओजोन पैन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, वायुमंडल के निचले भाग में शिखर तक वायु स्तंभ में ओजोन की जो मोटाई मापी जाती है किस में मापी जाती है, डाब्सन यूनिट में या फिर अरब यूनिट में, पास्कल यूनिट में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो मापी जाती है डाब्सन यूनिट में, किसमें, डाब्सन यूनिट में मापी जाती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस CH4 भी हो जाएंगे, उसके बाद CO2 भी हो जाएंगे, CFC भी हो जाएंगे जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, मीथेन भी हो जाएंगे जिसका फॉर्मूला CH4 है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाएंगे, ठीक है। तो इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस, ये सब के तीनों क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ग्रीन हाउस गैस है। ये ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन पूछा है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल जो संबंधित है ये हरित गृह प्रभाव से संबंधित है। हरित गृह प्रभाव का मतलब होता है कि जो ये मतलब गैस बढ़ रहा है, CO2 बढ़ रहा है, CH4 बढ़ रहा है, ठीक है, ये सब जो गैस बढ़ रहा है, CFC बढ़ रहा है, तो ये सब बढ़ने के कारण जो वायुमंडल में गर्मी आ गई है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसी को कहते हैं हरित गृह प्रभाव, ठीक है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल जो संबंधित है वह हरित गृह प्रभाव से संबंधित है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 19, निम्न में से कौन सा रासायनिक पदार्थ ओजोन के परत पर असर डालता है, ठीक है। कौन सा रासायनिक पदार्थ, तो CFC ये बहुत खतरनाक पदार्थ होता है। CFC जो होता है ओजोन का लेयर को छेद कर रहा है, ठीक है, ओजोन का लेयर को छेद कर रहा है। अगर ओजोन का लेयर किसी तरह से डैमेज हुआ तो पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु उसमें एक तरह से स्किन कैंसर फैलेगा, स्किन कैंसर, क्योंकि अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन निकलता है सूर्य से वो डायरेक्टली नीचे आ जाएगा, धरती पर आ जाएगा और यहाँ के जीव जंतु जो है उनको नाश करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब वार्निंग है और ये वार्निंग को देखते हुए ही क्योटो प्रोटोकॉल रखा गया। ये सारी चीज, ये सारी बातें वहाँ समक्ष रखे गए, सारे देश मतलब मिलजुल करके इसमें इसके और कदम बढ़ा रहे हैं। और जो गैस है, यानी जो गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा देता है, तो उसको कम करने के लिए मतलब परसेंटेज के हिसाब से वहाँ बांट दिए गए कि ये देश को इतना परसेंटेज उत्सर्जन करना होगा, ये देश को इतना परसेंटेज ज्यादा छूट नहीं दिया गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछता है कि जब नर और मादा गैमेट में युग्मन होता है तब क्या कहते हैं उसको। तो जब नर और मादा यानी मेल और फीमेल में जो जायगोट का निर्माण होता है उसको कहते हैं लैंगिक जनन। क्या कहते हैं उसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन कहते हैं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, मध्य चक्र पाई जाती है। तो मध्य चक्र किसमें पाई जाती है, गाय में, भेड़ में, या फिर कुत्ता में, या फिर इनमें से सभी। तो बिल्कुल इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस, यानी मध्य चक्र तीनों में पाया जाता है, गाय, भेड़ या फिर कुत्ता में, तीनों में पाया जाता है, ठीक है। हाँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और आपसे विनती की जाती है प्लीज एग्जाम टाइम चल रहा है, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे क्योंकि आप जानते कि कर भला तो हो भला, ठीक है। तो प्लीज शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे क्योंकि पूरी तरह से आपको तैयारी कराई जाती है। जो बोर्ड मॉडल के जो मटेरियल्स, जो बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाने के लिए जो मटेरियल्स चाहिए वो सारा चीज आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है। तो उच्च श्रेणी के जो पौधे होते हैं, जो हाई क्वालिटी का जो पौधा होता है ना, उसमें निषेचन की यानी फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो होती है, कहाँ होती है वो आपको बताना है। 22 नंबर क्वेश्चन में आंतरिक इंटरनल क्या होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शल्ककंद का उदाहरण क्या है, अदरक, दूब घास या फिर प्याज या फिर आलू। तो शल्ककंद का जो उदाहरण है ये प्याज, ऑनियन क्या एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, शल्ककंद का। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। 24, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है, यानी फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है ये कहाँ डन होता है, अंडाशय में, वस्तीय भाग में, फिर गर्भाशय, फिर फैल्लोपियन नलिका में। तो ये जो होता है फैल्लोपियन नलिका में, यानी फैल्लोपियन नलिका में क्या होता है कि स्तनधारी जितने भी है तो ये जो प्रोसेस होती है निषेचन फर्टिलाइजेशन वहां वो डन होती है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, द्विबीज पत्रों में द्विबीज पत्री पौधों के सामान्य भ्रूण पोषक केंद्रकों की जो व्यवस्था होती है, जो अरेंजमेंट होती है वो क्या होती है। तो 3+2+3 ये जो अरेंजमेंट होता है यही होता है द्विबीज पत्रों के सामान्य भ्रूण कोष के केंद्रकों में, ठीक है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बीज चूल का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, किससे होता है। बीज चूल
चोल का निर्माण जो होता है वो पेरिकार्प से होता है। किससे होता है? पेरिकार्प से बीज चोल का निर्माण होता है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष क्या पूछा कि निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है बट पुष्प नहीं खिलते हैं, यानी फूल आता नहीं, बीज बनता है लेकिन फूल नहीं खिलता। मक्का में, पुदीना में, फिर पीपल में, फिर चीर में। बिल्कुल चीर में ऐसी खासियत होती है, बीज बनता है लेकिन क्या नहीं बनता है, जो मतलब फूल होते वो चीज नहीं बनता, बीज बनता है बट ये जो होते हैं फूल नहीं निकलता, यानी पुष्प नहीं निकलते। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 भूमि फलनी फल का जो एग्जांपल है वो क्या है? आलू, मूंगफली, प्याज या फिर अदरक। तो ये हो जाएंगे मूंगफली। मूंगफली जो है वो क्या है? भूमि फलनी फल है, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है लिली में, घासों में, आर्किडेक्स में, फिर लेग्यूमस में। तो वायु परागण जो पाया जाता है किस में पाया जाता है? जनरली घासों में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 सशक्त मनुष्य एवं अन्य प्लेसेंटल स्तनधारियों में अंडज को जो निषेचन होता है वो कहाँ होता है? तो फैलोपियन नलिका में। कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में होता है। कहाँ होता है ये चीज? फैलोपियन नलिका में ये क्रिया मतलब डन होती है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 इस कोशिका जो सहायक होती है किसमें सहायक होते हैं? तो ये जो सहायता करता है ना शुक्राणु के परिपक्वन में, यानी शुक्राणु की जो मैच्योरिटी होती है, शुक्राणु की जो मैच्योरिटी होती है उसको बढ़ाने में सर्टोली कोशिका क्या करती है? सहायता करती है, मदद करती है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंडाणु को भेदने से पहले जो शुक्राणु परिपक्व रहता है, यानी जो पूरा जो मैच्योर रहता है, तो उसको कहते क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कैपेसिटेशन। क्या कहते हैं उसको? कैपेसिटेशन, यानी अंडाणु के भेदने से पहले शुक्राणु का परिपक्वन कहलाता है तो उसको कहते हैं कैपेसिटेशन कहलाता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा 32 नंबर क्वेश्चन का। फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं? फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग होता है तो उसको जो कहते हैं वायु कोष्टिका। क्या कहते हैं उसको? वायु कोष्टिका, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का। देखिए मलेरिया रोग फैलता है, मलेरिया रोग जो फैलता है ये मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण। मादा एनोफिलीज मच्छर काटेंगे आपको तो आपको मलेरिया रोग होगा, क्योंकि ये जो हम मलेरिया रोग का वाहक है कौन? मादा एनोफिलीज मच्छर, यानी आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 35 कुष्ठ रोग होता है जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा या फिर कवक द्वारा या फिर उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी तो कभी नहीं होगा, इसको कट कीजिए। ठीक है, यानी तीनों में से आपको चूज करके निकालना 35 नंबर क्वेश्चन में। तो ये जो होता है कुष्ठ रोग क्या बोलते हैं? खांसी या फिर जो टीबी होता है तो ये जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जीवाणु ने बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 36 ऑन्कोजेन क्या कहता है कि ऑन्कोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? तो ऑन्कोजीन जो उत्तरदायी है किसके लिए उत्तरदायी है आपको बताना है। तो ये जो उत्तरदायी है ना ये आपका कैंसर के लिए। किसके लिए? कैंसर के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का। 37 इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु जनित रोग यानी जीवाणु से होने वाले जो रोग है, कुष्ठ रोग है, क्षय रोग है, या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी तो राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इनमें से सभी। कुष्ठ रोग भी जीवाणु से होता है, क्षय रोग भी जो होता है वो जीवाणु से होता है, और हैजा भी जो होता है वो जीवाणु से ही होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन में 38 क्या पूछा है कि एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? जीवाणु है, शैवाल है, या फिर प्रोटोजोआ है, या फिर एकल कोशिका प्रोटीन है। तो एसिटाबुलेरिया तो ये जो एक प्रकार है ना ये प्रकार होता है एकल कोशिका प्रोटीन। ये क्या है? एकल कोशिका प्रोटीन है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 39 आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं? आनुवंशिक कूट में जो कूटों की जो संख्या होती है टोटल 64 होती है। कितना? 64। आनुवंशिक कूट में कूटों की संख्या कितनी? 64, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एमनियोसेंटेसिस वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? तो जिसमें होता है भ्रूण में आनुवंशिक विकार ज्ञात की जाती है। भ्रूण में आनुवंशिक विकार ज्ञात की जाती है कौन सा प्रोसेस में? एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस में, यानी प्रक्रिया में। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी ये जो हो जाएंगे दिमाग में कमी ज्ञात करने के लिए ना, नहीं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, सॉरी इसको पेंडिंग कीजिए। ठीक है, इसका अगर आंसर आपको आता है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। 40 का अगर आंसर अगर आता है आप लोगों को तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया है, प्रोसेस है। ठीक है, बताएंगे। ठीक है, हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, इनको पेंडिंग में जाने दीजिए। 40 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सहेली जो कि मादा गर्भनिरोध प्रक्रिया है तो ये प्रयोग में लाई जाती है तो साप्ताहिक। ठीक है, यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा ना, सॉरी ये हो जाएगा हाँ बी, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा साप्ताहिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या हो जाएगा। क्वेश्चन कितना हो जाएगा? 42 साप्ताहिक प्रयोग की जाती है। ठीक है, याद रखेंगे सहेली साप्ताहिक की जाती है, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा अरेंजमेंट देखिए, यहाँ डी है, यहाँ ए है, यहाँ बी, यहाँ सी, थोड़ा सा अरेंजमेंट आगे पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में कितना हो जाएगा। RE486 दवा प्रयोग की जाती है तो ये गर्भपात कारक के रूप में, किसके रूप में? गर्भपात कारक के रूप में ये प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। जन्म नियंत्रण की जो सर्वाधिक उपयुक्त विधि है वो क्या है? सबसे ज्यादा जो बेस्ट मेथड है वो क्या है? 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्याकरण। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन पूछ रहा है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है। तो सहेली जो है ये किसके द्वारा तैयार की गई है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था द्वारा तैयार की गई है जो गर्भ निरोधक गोली है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, सी में है ना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी में कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है। तो इसमें जो बीमारी होती है डाउन सिंड्रोम होती है। कौन सा बीमारी, डाउन सिंड्रोम होती है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपका मिस्टेक हुआ तो प्लीज उसको मिस्टेक को सुधारेंगे और याद रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे, क्योंकि पूरी तरह से आपको तैयारी कराई जाती है, आप ही के लिए इतना मेहनत किया जाता है। और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे, ठीक है। अभी अगर शेयर नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं मैं तो हर बार बोलता हूं कि कर भला तो हो भला, अगर आप किसी दूसरे का भला करेंगे या फिर किसी दूसरे का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।